आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेसेस के बारे में। तो अगर हम बात करें अपने टाइटल में वर्ड रिस्पायरेटरी सरफेसेस की, तो ये हमारी बॉडी के वो एरियाज, वो पार्ट्स होते हैं जहाँ से गैस एक्सचेंज होती हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं लंग्स की, तो हमें पता है कि हमारे रिस्पायरेशन में लंग्स इन्वॉल्व हैं। तो जब हम उसको बड़ा करके इनलार्ज करके देखते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वो रीजन, वो एरिया जहाँ से गैस एक्सचेंज होती है। यानी कि हम ये कहेंगे कि हमारी बॉडी का ये पार्ट है जहाँ से गैस एक्सचेंज होती है, वो रिस्पायरेटरी सरफेसेस कहलाता है। या फिर इन्हें जो है वो हम रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन्स भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जब हम लंग्स को इनलार्ज करके देखते हैं तो हमें नज़र आ रही है यहाँ से ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कि ब्रोंक्यूल कहा जाता है, इसके बाहर ब्लड वेसल्स हैं। एक जो है वो ब्रांच है पल्मनरी वेन की, और एक जो है वो ब्रांच है पल्मनरी आर्टरी की। ये जो ब्लू कलर में हम देख रहे हैं ये पल्मनरी आर्टरी की ब्रांच है, और ये जो है वो पल्मनरी वेन की ब्रांच है। और इन्होंने किसके गिर्द अपने आप को सराउंड किया हुआ है, एक जब ये मजीद जो है वो ब्रोंक्यूल डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड करके एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है इस तरह का। इसे कहा जाता है एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई के बाहर जो है वो कैपिलरीज का नेटवर्क हमें नजर आ रहा है जिसे कहा जाता है कैपिलरी बेड। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। अब अगर इसमें से हम इतने से रीजन को मज़ीद अगर बड़ा करके देखें तो वो हमें इस तरह का नज़र आता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है ये क्या है, ये एल्व्यूलस है। यानी कि ये वाला पार्ट है जो किसका पार्ट है, एल्व्यूलाई का। और ये जो है ये कैपिलरी है, और कैपिलरी के अंदर मौजूद होते हैं रेड ब्लड सेल्स। अब ये जो एल्व्यूलर एपिथेलियम है ये, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कैपिलरी एंडोथीलियम, ये जो है ये दोनों की दोनों कहलाएंगे रिस्पायरेटरी सरफेसेस। क्योंकि ये वो सरफेसेस या वो मेम्ब्रेन है जहाँ पर गैस जो है वो एक्सचेंज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से आ जाती है इन एल्वियोलाई के अंदर, और ऑक्सीजन जो है वो चली जाती है ब्लड के अंदर। यानी क्या हो रहा है, गैसेस जो है उनका एक्सचेंज हो रहा है। और एक्सचेंज जो है वो किसके अक्रॉस होता है, रिस्पायरेटरी सरफेसेस या रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन्स जो है उनके अक्रॉस होता है। और ये वाली जो वॉल है जिसे हम कह रहे हैं एल्व्यूलर एपिथेलियम, ये किन सेल से मिलकर बनी हुई है, ये बनी हुई है एल्व्यूलर एपिथेलियल सेल्स जो हैं उनसे मिलकर। और अगर हम बात करें कैपिलरी एंडोथेलियम की तो ये मिलकर बनी हुई है पल्मनरी कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स जो हैं उनसे मिलकर ये वाली मेम्ब्रेन बनी हुई है। अब अगर हम इसको थोड़ा और इन डिटेल समझें तो उसके यहाँ पर हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए हैं जिसमें हम कंप्लीट जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको साथ में देख रहे हैं कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो वो हमारे यहाँ पर मौजूद नॉस्ट्रल्स उनसे होती हुई नेजल कैविटी में जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक रीजन मौजूद होता है जिसे कि वॉइस बॉक्स कहा जाता है। उसके बाद ये जो रीजन है जिसे ट्रैकिया भी कहा जाता है और विंड पाइप कहा जाता है। यहाँ से होती हुई एयर या फिर हम कहेंगे कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो कहाँ पर जा रही है, वो हमारे लंग्स में। ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है दो में, जिसे यहाँ पर हम देख रहे हैं जिन्हें के ब्रोंकाई कहा जाता है। इसकी मजीद डिविजन्स होती हैं जिन्हें के ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। और उसके बाद जब मजीद डिविजन्स होती हैं तो उसके बाद इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिन्हें के एल्व्यूलाई कहा जाता है। और इन एल्व्यूलाई के बाहर कैपिलरीज मौजूद हैं जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की थी। और गैस जो है उसका एक्सचेंज होता है यहाँ पर, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बॉडी से ब्लड आ रहा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है, जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है। और जो एयर हमने इनहेल की है उसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है। तो जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर
जो है वो मतलब लंग्स में, और फिर हम देखते हैं लंग्स में ये वाली जो रिस्पायरेटरी सर्फेसेस हैं इनसे होती हुई ब्लड सेल्स में आ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से वापस कहाँ पर आ जाएगी, वो आ जाएगी इन एल्वियोलाई में, और फिर हम देखते हैं कि एल्वियोलाई से फर्दर आगे इसी तरह से वापस आती है ब्रोंकाई में, आगे ट्रैकिया में, और इस तरह से बॉडी से बाहर उसे एक्सेल कर दिया जाता है। अब ये जो गैस एक्सचेंज है इसकी हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, यानी जितने भी जानदार हैं उन सब में गैस एक्सचेंज होगा। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, और इस डायग्राम में हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर से स्टार्ट करके मैमल्स ह्यूमन तक को देख रहे हैं, और यूनिसेलुलर कहा जाता है उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा जो जानदार है वो एक ही सेल के ऊपर मुश्तमिल है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी अगर यूनिसेलुलर है या फिर हम कह रहे हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें भी गैस का एक्सचेंज होगा, और वो भी किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा। अब हम अगर एम्फीबियंस को देखें तो एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग की अगर हम बात करें तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स जो हैं उनके बाहर एक रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन या सरफेस मौजूद है जहाँ से गैसेस जो हैं उनका एक्सचेंज हो रहा है। अगली एग्जांपल में हम देख रहे हैं इकाइनोडर्म्स की। एकाइनोडर्म्स जिसमें कि स्टारफिश भी आती है, उसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें कि पेपिला कहा जाता है। ऊपर हम देख रहे हैं कि सिंगल लेयर मौजूद है जिसे कि एपिडर्मिस कहा जाता है, जहाँ से गैस जो है वो एक्सचेंज हो रही है। इसी तरह से हम देख रहे हैं इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट्स जिन्हें के हशरात भी कहा जाता है, उनमें भी जो है वो गैस एक्सचेंज हो रही होती है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस एरिया को कहा जाता है ट्रैकिया। इसी तरह हम फिशेस में भी देख रहे हैं कि उनमें भी ब्लड वेसल्स और अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है वो गैसेस जो है वो एक्सचेंज हो रही हैं। और जैसा अभी हमने बात की थी ह्यूमंस की, तो ह्यूमन किसके अंदर आते हैं, मैमल्स में। तो मैमल्स में मौजूद हैं इस तरह के स्ट्रक्चर जिन्हें कि एल्व्यूलाई कहा जाता है, उनमें भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितना भी गैस का एक्सचेंज है वो किसके ज़रिए से हो रहा है, डिफ्यूजन के। डिफ्यूजन कहा जाता है जब हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है, या फिर अगर हम यहाँ पर अगर बात करें मैमल्स की, ह्यूमन की, तो हम देख रहे हैं कि जो हमने एयर इनहेल की है उसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पर जाएगा, वो ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। और ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं जो कि बॉडी से ब्लड को लेकर आ रही हैं, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार वो ज़्यादा होगी, तो वो वहाँ से डिफ्यूज़ होकर आ जाएगा इन एल्व्यूलाई के अंदर ताकि उन्हें बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जाए। और ये जो रिस्पायरेटरी सरफेसेस या रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन्स हैं ये क्या होनी चाहिए, ये परमिएबल होनी चाहिए, यानी इनकी एक प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि ये जो है ये अपने अंदर से गैस को पास होने दें। परमिएबल का मतलब होता है कि अपने अंदर से वो उसको क्रॉस होने दें, कि अगर उसके अंदर से ये गुजर सकेंगी तभी इनका एक्सचेंज हो सकेगा। अब हम एक और प्रॉपर्टी या एक और इनकी खसूसियत देखते हैं, वो ये है कि ये जो है वो बहुत ही थिन होती हैं, बहुत ही बारीक होती हैं। और इन कितनी बारीक होती हैं, ये इतनी बारीक होती हैं कि जो डिफ्यूजन है वो आराम से हो सके, यानी कि 1 मिलीमीटर या इससे भी कम जो है वो इनका डायमीटर होता है, या फिर हम कहेंगे कि उससे भी ये बारीक होती हैं, थिन होती हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितनी थिन है, क्योंकि हमने ये बहुत ज़्यादा इनलार्ज करके देखा हुआ है एल्वुलर एपिथेलियम और कैपिलरी एंडोथेलियम को। तो ये इतनी थिन होती हैं कि इसके अंदर से आराम से जो गैसेस हैं वो यहाँ से पास हो सकती हैं। एक और चीज़ जो हम देखते हैं वो ये कि इनका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम यहाँ पर दोबारा से अगर इस डायग्राम को देखें तो हम देख रहे हैं कि हमने कहा कि ये हमें इस तरह से ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं।
अब अगर हम इनको खोलना शुरू करें और खोल के इसको सीधा करें तो ये बहुत ज़्यादा एक लंबी सरफेस बन जाएगी। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो इसलिए बना हुआ होता है ताकि ये ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया दे, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि इसके जो साइडों के ऊपर कैपलरी बेड मौजूद है, ब्लड कैपलरीज बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं। वो इसीलिए ताकि इनको बहुत ज़्यादा जो है वो सरफेस एरिया मिल सके, ताकि वहाँ से गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज हो सकें। और इनके पास जो है वो ब्लड सप्लाई भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड सप्लाई अच्छी होगी तो ही जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज हो सकेगा, क्योंकि जो बॉडी से ब्लड आ रहा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और ऑक्सीजन जो है वो भी ब्लड के अंदर पहुंचाई जाती है, और फिर वहीं से क्योंकि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और उसके ज़रिए से हर बॉडी के हिस्से तक, सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से कलेक्ट किया जाता है और उसे वापस लंग्स तक लेकर आया जाता है। इसके साथ साथ अच्छी वेंटिलेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। वेंटिलेशन कहा जाता है ब्रीदिंग को, सांस लेने के अमल को, यानी जो हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर लेकर जाते हैं, उसे जो है वो वेंटिलेशन कहा जाता है। अच्छी वेंटिलेशन होना ज़रूरी है ताकि आराम से जो गैसेस हैं वो बॉडी के अंदर आ सकें, बॉडी से बाहर जा सकें, इन गैसेस का जो एक्सचेंज है वो पॉसिबल हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सर्फेसिस के बारे में।